प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों आज हम 11वीं क्लास में लास्ट यूनिट कर रहे हैं बच्चों, और आज हम लास्ट चैप्टर भी करने वाले हैं बच्चों। तो जो हमारी लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों 11वीं क्लास में, तो खंड ख में बच्चों आपकी जो लास्ट यूनिट आपकी है यूनिट नंबर 4, दोलन और दोलन तथा तरंगे, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ठीक है, ये बच्चों आपकी जो एग्जाम में यूनिट आती है आपकी 10 नंबर के आपके एग्जाम में बच्चों ये यूनिट आती है, और इस यूनिट के अंदर बच्चों आपके 2 चैप्टर डाले गए हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 चैप्टर में बच्चों आपके हैं ये? पहला है आपका दोलन ऑक्सीलेशन, दूसरा है आपका तरंगे बच्चों, यानी कि वेव्स, है ना। ये बच्चों आपका एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और ये चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी में न्यूज पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है बच्चों, जो सिलेबस आपका 2023 और 24 के लिए बनाया गया है। ठीक है, 2023 और 2024 के लिए जो बनाया गया उसमें 5 नंबर का है, और ये चैप्टर नंबर बच्चों आपका 13 था, 13 था। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर बच्चों आपका होता है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कर लेते हैं बच्चों आपके, तो कंप्लीटली आपके यहाँ से 5 नंबर आपके बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट चैप्टर तरंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना नया चैप्टर। ये बच्चों आपका 11वीं क्लास के लिए लास्ट चैप्टर है आपका ये। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 14, ठीक, तरंगे। और ये इसका जो बच्चों लेक्चर नंबर होगा आपका ये आज बच्चों इसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हम पढ़ने वाले तरंगे। तो तरंगे क्या होती हैं आपकी, वेव क्या होती हैं, या तरंग गति किस तरीके से आपकी गति मतलब करती हैं बच्चों ये। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से अगर हम एक शांत तालाब पर एक पत्थर को फेंकते हैं, जिसमें शांत आपका तालाब के ऊपर की जो सतह होगी बिल्कुल समतल होती है, लेकिन जैसे उसमें बच्चों एक पत्थर हम डालते हैं तो उसमें वेव बनती है, तरंग बनती है, उसमें पानी की जो लहरें उठती हैं वो इस तरीके से किनारों पर होके जाती हैं। ठीक है, तो वो जो तरंग मतलब जो वेव बनती है ना आपके, जो लहरें बनती हैं, उन्हीं को बच्चे यहाँ पे आप तरंगे कहते हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं कि आपने एक मान लो दीवार ले रखी है, यहाँ पे दीवार पे आपने एक हुक लगा रखा है यहाँ पे, है ना। हुक पे आपने एक रस्सी लटका रखी है, तो उसको आप इस तरीके से जब हिलाते हैं तो वो एक तरंग यहाँ पे इस तरीके बच्चों बन जाती है, इस तरीके की वो तरंग ये बन जाती है। ठीक है, तो उनको तरंगे बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे, यदि हम किसी तालाब के शांत जल में बच्चों पत्थर का टुकड़ा फेंके, तो हम देखते हैं कि जिस स्थान पर पत्थर जल में गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ या हलचल उत्पन्न हो जाती है, उसी स्थान पर सीमित ना रहकर उसी रूप में बच्चों सेम आगे यानी कि आगे की तरफ बच्चों बढ़ती रहती है तथा किनारों पर पहुंच जाता है। इस प्रकार यदि एक सिरे पर किसी हुक से, यानी कि यहाँ पे दिखा रखा बच्चों, जैसे एक हुक से रस्सी बांध कर डोरी का एक दूसरे सिरे पर हाथ से पकड़कर ऊपर नीचे हिलाएं, यानी कि ऊपर नीचे बच्चों इस तरीके से गति कराते हैं, तो वो एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न विक्षोभ को बच्चों तरंग कहते हैं, अर्थात तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले एक निश्चित चाल से माध्यम में आगे बढ़ता है। ठीक है, अथवा तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के बिना किसी प्रवाह के स्थानांतरित बच्चों करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना होगा। तो यानी कि तरंग गति अब देख लेते हैं बच्चों, तरंग गति किस तरीके से करती है। तरंग गति यानी कि क्या है बच्चों, यहाँ पे तरंग गति एक प्रकार का बच्चों विक्षोभ या हलचल है जो माध्यम के कणों के आवर्ती कंपन, यानी कि आवर्ती कंपन जो बच्चों ऊपर नीचे इस तरीके से आपके कंपन हो रहे होंगे उनको यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, आवर्ती कंपन के कारण किसी माध्यम में गमन करती है। वास्तव में विक्षोभ माध्यम के एक कण से दूसरे कण में बच्चों स्थानांतरित होती हुई गति करती है। तरंग गति में सूचना एवं ऊर्जा दोनों माध्यम में एक स्थान से बच्चों दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है, परंतु स्वयं माध्यम का कोई भी प्रवाह बच्चों नहीं होता। ठीक है, तो तरंग गति आपकी इस तरीके से यहाँ पर होती है। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है बच्चों की तरंग गति की विशेषताएं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तरंग गति की कोई 4 विशेषता लिखिए, तरंग गति की कोई 5 विशेषता लिखिए। या अगर क्वेश्चन मान लो 4 नंबर या 5 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में आते हैं, तो आपको फिर कम से कम आपको 6 से 7 या 3 से 5 कम से कम आपको इसकी विशेषता बच्चों लिख के आनी होंगी। ठीक है,
तो जैसे विशेषता लिखते हैं बच्चों, देखिए क्या होगा। पहला, यांत्रिक तरंग अर्थात तरंग गति किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में बच्चों एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है। दूसरा, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए एक ऐसे पदार्थिक माध्यम की बच्चों आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्यास्थता तथा जड़त्व दोनों के गुण होते हैं। प्रत्यास्थता जानते हैं कि अपनी पूर्व अवस्था में बच्चों लौटने का प्रयास करता है, यानी कि प्रत्यास्थता एक गुण होता है किसी वस्तु का जिस गुण के कारण उस पर लगाए गए विरूपक बल के माध्यम से उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे उसको हटा लेते हैं तो वो फिर से पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। लाइक स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वो विस्थापित हो जाती है, उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जब उसको छोड़ते हैं तो फिर से वो जिस आकार की थी बच्चों उसी आकार पर चली जाती है, यानी कि वो प्रत्यास्थ वस्तु है, हमारी प्रत्यास्था गुण उसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है। और जड़त्व, जड़त्व दो तरह के आपके जड़त्व होते हैं बच्चों, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। कि जड़त्व वह गुण है किसी वस्तु को जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आपका काम करता है ना। तो अगर भारी बल लगेगा तो ही उसके आकार या आकृति में उसकी गति की अवस्था में बच्चों परिवर्तन होगा। ठीक है। तीसरा, तरंग गति में माध्यम के कण एक ही स्थान से बच्चों दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते, बल्कि वे केवल अपनी अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर बच्चों कंपन करते हैं। ठीक है। और कंपन करने वाले कणों की विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु आगे बढ़ने वाले विक्षोभ का वेग नियत रहता है, जो केवल माध्यम के बच्चों प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से उसको देख लेना है। जैसा आगे, तरंग गति में ऊर्जा निरंतर एक कण से पास वाले दूसरे कण में संचरित होती रहती है, यद्यपि कणों में कोई स्थायी स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 7। किसी माध्यम में दो अथवा अधिक तरंगे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए साथ साथ चल सकती हैं। यह सिद्धांत तरंगों के अध्यारोपण का बच्चों सिद्धांत कहलाता है। किसी माध्यम में दो तरंगे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए बच्चों आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। जब दो तरंगे बच्चों मिलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ नई तरंगे बनती हैं, और उस नई तरंग का जो बच्चों परिमाण होता है, जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है और कुछ बिंदु बच्चों उनके अध्यारोपण से मिनिमम हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर अध्यारोपण सिद्धांत से बच्चों आपको एक नई तरंग मिलती है। दो विभिन्न माध्यमों के पृथककारी तल पर आने वाली तरंगे आंशिक रूप से बच्चों परावर्तित तथा आंशिक रूप से अपरिवर्तित होती हैं। ठीक है। 9 में तरंगों में व्यतिकरण तथा विवर्तन एवं की बच्चों घटनाएं होती हैं। व्यतिकरण आप जानते हैं, विवर्तन क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है उसी तरीके से बच्चों आपकी तरंगे जो होती हैं किनारों से मुड़ जाती हैं, है ना। मतलब आपने देखा होगा जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं और कहीं किसी कमरे का एक हल्का सा दरवाजा खोल रहा हो तो उसके किनारों से वो हमारी जो आवाज होती है बच्चों मुड़कर बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये तरंगे बच्चों कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में बच्चों ध्रुवण होता है। ठीक है। देखिए बच्चों, अगला हेडिंग आपका तरंगों के प्रकार। ठीक है। तो तरंग कितने प्रकार की बच्चों आपकी होती हैं, तो नॉर्मली तरंग यहाँ पे 3 प्रकार की बच्चों हमारे पास में है, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और बच्चों द्रव्य तरंगे। ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों यांत्रिक तरंगों के बारे में, है ना, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। तो कौन सी होती है बच्चों यांत्रिक तरंगे, वे तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे बच्चों कहलाती हैं। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। कौन सी तरंगे कहते हैं बच्चों, प्रत्यास्थ तरंगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है
कि प्रत्यास्थ तरंगे किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि यांत्रिक तरंगों को बच्चों प्रत्यास्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है। ये तरंगे न्यूटन के नियम से नियंत्रित होती हैं और किसी द्रव्यात्मक माध्यम में बच्चों, द्रव्यात्मक माध्यम में ही अस्तित्व में रहती हैं। जल की तरंगे जैसे, रस्सी की तरंगे जैसे, स्प्रिंग की तरंगे, ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगों के बच्चों आपके उदाहरण है। ठीक है। दूसरा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, उसमें आपके विद्युत चुंबकीय यानी कि वैद्युत क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र के घटक बच्चों कंपन करते हैं, आयाम, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के कंपनों के रूप में संचरित होती हैं। इन तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के वेक्टर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वेक्टर यानी सदिश राशियों के कंपन बच्चों परस्पर लंबवत तलों में होते हैं तथा तरंग इन दोनों कंपनों के लंबवत दिशा में संचरित होती है। ठीक है। इन तरंगों के संचरण हेतु किसी माध्यम की बच्चों आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अयांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। तो आप समझ सके कि यह यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को बच्चों अयांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। और इनकी जो तरंगों की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है बच्चों, इन तरंगों की प्रकृति होती है बच्चों अनुप्रस्थ। ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपका होता है उसमें जो 7 भाग आपको निकल के आते हैं, उन सभी की जो प्रकृति होती है बच्चों वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है। आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से बच्चों आप एक पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग से। ठीक है। फिलहाल अभी हम 11th क्लास में, तो अभी हम 11th क्लास की बच्चों बात कर लेते हैं आपसे। जैसा कि मैं कह रहा बच्चों आपसे, गतिशील सूक्ष्म कणों से संबंध तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ये तरंगे दैनिक जीवन बच्चों दृष्टिगोचर नहीं होती। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगों का उपयोग बच्चों किया जाता है। ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी में इन तरंगों का विशेष महत्व है। इस अध्याय में हम अपने अध्ययन को यांत्रिक तरंगों तक ही सीमित रखेंगे। तो हम बच्चों मोस्टली हम जो पढ़ने वाले हैं वो यांत्रिक तरंगे पढ़ने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो आप पढ़ेंगे बच्चों 12th क्लास में। ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों कि यांत्रिक तरंगों की जो प्रकृति होगी वो किस तरह की होगी। यांत्रिक तरंगों की बच्चों प्रकृति जो है वो 2 प्रकार की यहाँ पर हमारी है। नंबर 1, 2 प्रकार की प्रकृति है। ठीक है। नंबर 1 आपका रहेगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जिसमें बच्चों इस तरह की आपकी वेव चलती है ना। ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास बच्चों यहाँ पे एक व्यक्ति है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपके पास में एक हुक हो गया और ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे, है ना। इसके हाथ में कोई रस्सी है और इस तरीके से ये हिला रहा है। ठीक है। हुक में बांध के, तो इस तरह की जो गति होगी बच्चों, यानी कि जब वो ऐसे कंपन कराता है, ठीक है, ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, तो इस तरह की जो गति होती है बच्चों वो अनुप्रस्थ तरंग बनती है। ठीक है। अर्थात जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा यानी कि ऊपर नीचे कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के बच्चों लंबवत होती है। यानी कि जब तरंग जिधर की तरफ बनती है उसके ऊपर नीचे कंपन आपके इस तरीके से करते जा रहा हो बच्चों। ठीक है। तो माध्यम उत्पन्न तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे बच्चों कहते हैं। ठीक है। इस तरह की जो तरंग में बनती है बच्चों तो वह अनुप्रस्थ तरंगे आपकी कहलाई जाती हैं। जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे बच्चों संचरित होती हैं तो माध्यम के कणों के कंपनों को अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। अर्थात अनुप्रस्थ कंपन वे कंपन होते हैं जिससे माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है। तरंग संचरण की दिशा के बच्चों लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम शांत वातावरण यानी कि शांत तालाब पर जब हम एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, यानी कि तरंगे बनती हैं, और जो तरंगे बनती हैं वो विक्षोभ उत्पन्न होकर आपका किनारों पर इस तरीके से लहरें उठती हुई जाती हैं। तो जो लहरें उठती है ना बच्चों वो इस तरीके से गति करती हुई जाती है, यानी कि, है ना। तो वहां पे एक भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, दूसरा भाग बच्चों आपका नीचे की तरफ दबा हुआ होगा। ठीक है। जब तालाब के स्थिर जल में पत्थर फेंका जाता है तो अनुप्रस्थ तरंगे बच्चों उत्पन्न होती हैं।
ये तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है दिखाई देती हैं। जल के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। ठीक है, जैसा मान लो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये तरंगे इस तरीके से चलती हैं और आगे की तरफ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, नीचे एक हिस्सा नीचे होगा, दूसरा हिस्सा बच्चों आपको ऊपर की तरफ होगा, है ना। हिस्सा नीचे आगे, दूसरा हिस्सा बच्चों आपको ऊपर की तरफ होगा। इस तरीके से ये तरंगे आपके ऊपर की तरफ चलती हैं। ठीक है, अब जो बच्चा नीचे की तरफ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं गर्त, है ना, यानी कि उसको बोलते हैं गर्त। और जो शृंग होता है बच्चों, यानी कि जो आपका ऊपर का हिस्सा उठा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हम कह दें यहाँ पे कि दो गत के बीच की जो दूरी होती है ना, अगर आप देखें दो गत के बीच की जो दूरी होगी बच्चों, उसको यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, या अगर हम कह दें यहाँ पे दो शृंग के बीच की दूरी, ठीक है, तो जो दो दो शृंग के बीच की दूरी होगी बच्चों, वो भी आपकी तरंग दैर्ध्य होगी। कंपनों की गति की दिशा तरंग की दिशा के बच्चों लंबवत होती है, अतः उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। किसी भी क्षण तालाब के कुछ भागों में जल का पृष्ठ उठा हुआ होता है तथा कुछ भागों में जल का पृष्ठ बच्चों दबा हुआ होता है। उठे भाग को शृंग कहते हैं। ठीक है, कृष्ट यानी कि, है ना, और दबे भाग को बच्चों ग्रत कहते हैं। ठीक है, एक शृंग से अगले शृंग तक अथवा एक ग्रत से अगले ग्रत तक की जो बच्चों दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्बडा के बच्चों बराबर होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए, या अगर हम बात करें बच्चों, अगर आप यहाँ पे एक डोरी बांध देते हैं, है ना, और डोरी बांध के बच्चों को उसको अपने हाथों से ऊपर की तरफ ऊपर नीचे मूवमेंट कराते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपके पास ब्लैक वाली जा रही है, यानी कि ये वाली जो जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से बच्चों एक तरंग बनाती है, ऊपर की तरफ ऊपर नीचे उठती हुई जाती है। ठीक है, दूसरा, जो इसको ऊपर नीचे मिलाने से जो तरंग बनती है, तो ये हिस्सा बच्चों उसका नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, है ना, ये हिस्सा इसका ऊपर की तरफ उठेगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये तरंग बनती है। ठीक है, तो ये तरंगे बनती हैं, यानी कि ये हिस्सा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों आपके। तनी डोरी के एक सिरे को हिलाने पर उत्पन्न तरंगे, यदि रस्सी के एक सिरे को दीवार से लगे हुक में बांध कर बच्चों दूसरे सिरे को हाथ से ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में तरंगे संचरित हो जाती हैं। यदि रस्सी के किसी स्थान पर चौक से निशान लगाकर ध्यान से देखें तो रस्सी में उत्पन्न तरंगे तो आगे की तरफ गति करती दिखाई देंगी, परंतु रस्सी पर लगे चौक पर निशान से आपको लंबाई के लंबवत कंपन करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ऊपर नीचे मूवमेंट करता हुआ आपको वो वही दिखाई देगा। रस्सी के कणों पर कणों की गति। ठीक है, चूंकि अनुप्रस्थ तरंगों में शृंग और गति के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ती हैं, अतः माध्यम के आकार में परिवर्तन होता है, अतः ये रस्सी माध्यम में संचरित होंगी, जिससे कि दृढ़ता हो, ठोस एवं डोरी में संपीड़न रहने की शक्ति होती है, अतः और द्रव सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण बच्चों अपनी सतह बनाए रखने की प्रवृत्ति भी होती है। अतः ये तरंगे ठोसों में तारों में द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती हैं। द्रव के भीतर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती, केवल उसके सतह पर होंगी, द्रव के भीतर नहीं होंगी बच्चों। ठीक है, उदाहरण जैसा आपका गिटार होता है ना, उसको ऊपर नीचे मूवमेंट कराते हैं तो तरंगे आपकी आगे पीछे हिलती हैं आपकी, है ना। वायलिन हो गया आपका, ठीक है, सितार हो गया आपका आदि, इसमें तनी हुई डोरियां लगी हुई बच्चों होती हैं। ठीक है, जल की सतह पर जैसा शांत आपका तालाब होगा उस पर आप पत्थर डालते हैं, जब उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है तो वो भी जो तरंगे होती हैं बच्चों आपकी अनुप्रस्थ तरंगे ही होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे इसमें देखेंगे बच्चों, जब तरंग संचरण के कारण माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। उत्पन्न तरंगे बच्चों अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, ये तरंगे माध्यम में संपीड़न तथा विरलन के रूप में बच्चों संचरित होती हैं। ठीक है, संपीड़न तथा विरलन के रूप में बच्चों संचरित होती हैं।
अब देखिए बच्चों, संपीड़न और विरलन क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरित होने पर माध्यम के कुछ स्थानों पर माध्यम के कण अपनी सामान्य स्थिति की अपेक्षा बच्चों पास पास आ जाते हैं। जब बच्चों पास पास आ जाएंगे तो उस स्थिति में हम यहाँ पर कहते हैं कि इसका संपीड़न हो गया, ठीक है। और कुछ स्थानों पर बच्चों वे माध्यम कण अपनी स्थिति से अपेक्षा दूर दूर चले जाते हैं, तो उस स्थिति में बच्चों हम कहते हैं कि विरलन हो गया, ठीक है। तो जब माध्यम के कण बच्चों पास पास आ जाएंगे, है ना, जब गति करेंगे तो वहां कहेंगे संपीड़न हो रहा है, जब दूर दूर जा रहे होंगे तो उसको कहेंगे बच्चों विरलन हो रहा है। किन दो क्रमागत संपीड़न तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की बच्चों दूरी जो होती है आपकी, वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य के बच्चों बराबर होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दीवार है, दीवार है बच्चों, हमने एक स्प्रिंग ले रखी है, इस स्प्रिंग को जैसे हम उसको खींच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बच्चों पास पास है, ये पास पास है बच्चों, यहाँ पे दूर दूर हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उसको ध्यान से, तो यहाँ पे गैप आपको ज्यादा नजर आएगा, फिर ये पास पास हो गए, फिर दूर दूर हो गए, पास पास हो गए। तो जहाँ पास पास होते हैं बच्चों वहाँ संपीड़न होगा, जहाँ दूर दूर हो गए बच्चों वहाँ विरलन होगा, ठीक है। एक समतल सर्पिल स्प्रिंग के एक सिरे को बच्चों एक दीवार से बांधकर दूसरे हिस्से को हाथ से पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के अनुदिश बच्चों कंपन, यानी कि लंबाई के अनुदिश बच्चों आगे पीछे इस तरीके से कंपन करेगा, ऐसे 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 कंपन करने लगेगा, ठीक है। तथा स्प्रिंग में विक्षोभ आगे बढ़ता दिखाई देगा, इस प्रकार विक्षोभ अनुदैर्ध्य तरंग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि किसी क्षण स्प्रिंग की लंबाई को एक साथ ध्यान से देखें तो कुछ स्थानों पर स्प्रिंग की कुंडलियां सामान्य अवस्था की अपेक्षा बच्चों पास पास तथा कुछ स्थानों पर दूर दूर दिखाई देती हैं। जिन स्थानों पर कुंडलियां पास पास होती हैं वहां पर बच्चों संपीड़न हो रहा है, ठीक है, और जिन स्थानों बच्चों दूर दूर दिखाई दे रही है वहां पर आपका विरलन हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी ये अनुदैर्ध्य तरंगे बनती हैं। अब देखिए, जैसे हम तरंग के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं, तो इस तरंग से संबंधित कुछ आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसका आपको देखना होगा, ये क्वेश्चन करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। जैसे पहला आपका आयाम हो गया कि माध्यम स्थिति के दोनों तरफ कण का अधिकतम विस्थापन का बच्चों आयाम कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई तरंग इस तरीके से है, तो ये इसका जो मैक्सिमम बच्चों विस्थापन हुआ वो यहाँ तक का हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना मैक्सिमम विस्थापन कितना ऊपर उठा, तो इसको कहेंगे बच्चों आयाम, ठीक है। आवर्तकाल क्या बच्चों? माध्यम कण को एक दोलन पूरा करने में लगे समय को बच्चों आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से आधी साइकिल प्लस यहाँ से आधी साइकिल, तो यहाँ से यहाँ तक के समय को पूरा करने, मतलब चक्कर को पूरा करने में जो समय लगेगा बच्चों, उसको आवर्तकाल कहा जाएगा, ठीक है। आवर्ती क्या होती है बच्चों? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम आवर्ती कहते हैं। इसको हम बच्चों एन से दिखाते हैं, बराबर बच्चों आपका जाता है 1/t, या हम इसको कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक में समय कह दो प्रति सेकंड, चक्करों की संख्या, फेरों की संख्या, दोलनों की संख्या को बच्चों आवर्ती कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम आपका जो हिस्सा जा रहा है वो आयाम के लिए जा रहा है, ठीक है। नंबर 4 आपका कला। किसी क्षण दोलन करने वाले कण की कला उसके उस क्षण गति की अवस्था बच्चों दिशा को निरूपित करती है, ठीक है। यदि किसी क्षण माध्यम के दो कण माध्य स्थिति के एक और समान दूरी पर हैं और समान दिशा में गतिशील हो, तो ए और ई बी एफ, है ना, ए हो गया, ठीक है, ई हो गया, ठीक है, बी हो गया, बी यानी कि ये वाला, और एफ हो गया यानी कि ये वाला। तो ए और ई तो है बच्चों समान कला में, और बी और एफ है आपके समान कला में, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक साथ एक ही कला में कंपन कर रहे हैं एक दिशा में, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा आपका? आपको बताया था कि एक शृंग दूसरे शृंग के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, इस दूरी को हम यहाँ पे लेमड़ा कहते हैं, या कहते हैं एक गत और दूसरा गत जो बच्चों यहाँ पर आएगा, तो इसकी जो दूरी होगी बच्चों लेमड़ा कहलाएगी आपकी, ठीक है। माध्यम के देखिए बच्चों तरंग दैर्ध्य क्या होगी आपकी? माध्यम कण के एक दोलन पूर्ण करने में लगे समय में तरंग दैर्ध्य द्वारा तय की दूरी को बच्चों तरंग दैर्ध्य लेमड़ा कहते हैं, यानी कि एक चक्कर कह सकते हैं यहाँ पे,
एक दोलन पूरा करने में, कि पहले दोलन पूरा अपने यहाँ से यहाँ तक का किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का किया, तो एक दोलन यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका कहलाएगा बच्चों आपका लेमड़ा। ठीक है, अन्य शब्दों में कहें तो समान कला में कंपन करते हुए दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को बच्चों कहते हैं, या हम कह दें कि दो कर्मागत शृंग आएगा, दो कर्मागत तरंगागत आएगा। ठीक है तो मतलब जैसे हमारा पहला आधा भाग तो ये वाला हो गया था, आधा भाग ये वाला हो गया था, और एक पूरा भाग है, तो इसके बीच की दूरी बच्चों वो भी लेमड़ा कहलाएगी। ठीक है यानी कि यहाँ पे शृंग और प्लस यहाँ पे शृंग के बीच की दूरी बच्चों आपकी लेमड़ा ही कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से उसको देख लेंगे। चले बच्चों, तरंग की चाल। तरंग की चाल मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड में तय तरंग जो तय की जो दूरी होगी बच्चों, उस तरंग की चाल कहलाते हैं। इसको बच्चों यहाँ पे v से दिखाया जाएगा। और तरंग की चाल आवर्ती में अगर हम संबंध स्थापित करना चाहें बच्चों, तो हम जानते हैं संबंध निकल के आपका आता है v बराबर आपका होता है n लेमड़ा। n यहाँ पर आपका आवर्ती होगी, लेमड़ा यहाँ पे आपकी तरंग दैर्ध्य होगी, v यहाँ पर आपकी तरंग की चाल होगी। ठीक है, तो आपको मेन फॉर्मूला ये याद कर लेना है। अब देखिए बच्चों, परगामी तरंगे परगामी तरंगे बच्चों किस तरह की हैं? देखिए, यदि किसी समान माध्यम में लगातार तरंगे उत्पन्न की जाएं तो माध्यम के कण लगातार कंपन करते रहते हैं। इस स्थिति में माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को बच्चों परगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, यदि तरंग संचरण के कारण माध्यम के कण किसी एक ही तल में कंपन करते रहते हैं तो वे परगामी तरंग को समतल परगामी तरंग बच्चों कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे फिर से यहाँ से कि यदि संचरण के कारण माध्यम के कण किसी एक ही तल में बच्चों कंपन करें, ठीक है, तो परगामी तरंग धारा को समतल परगामी तरंग कहते हैं। ठीक है यदि माध्यम के कण एक ही तल में बच्चों सरल आवर्त दोलन करते हैं तो तरंग को बच्चों समतल सरल आवर्त परगामी तरंग कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, सुनेंगे यहाँ पे कि सरल आवर्त दोलन करते हैं तो समतल सरल आवर्त परगामी तरंग कहेंगे। और यदि एक ही तल में बच्चों कंपन करते हैं, एक ही तल में अगर कंपन करते हैं तो समतल परगामी तरंग कहेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ही अंतर है आवर्ती दोलन का और कंपन का। ठीक है परगामी तरंग की बच्चों कुछ विशेषताएं हैं, देखें ध्यान से। पहली विशेषता क्या है कि इन तरंगों के संचरण में माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति में बच्चों कंपन करते हैं, लेकिन वे अपना स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है, नंबर 2, ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से बच्चों आगे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, नंबर 3, इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है। ठीक है, नंबर 4, इन तरंगों में किसी क्षण पर यदि माध्यम के किसी बिंदु पर शीर्ष या संपीड़न यानी कि शीर्ष पर संपीड़न बनता है तो T/2 समय पश्चात उस स्थान पर बच्चों ग्रत बनेगा। ठीक है, यानी कि विलयन होगा, जहां T तरंग का क्या कहलाएगा बच्चों आपका आवर्तकाल, यानी कि आधे समय बाद। ठीक है, नंबर 5, इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी साम्य स्थिति में बच्चों नहीं होते। नंबर 6, इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के विभिन्न कणों की कला बच्चों भिन्न भिन्न होती है। माध्यम के विभिन्न कणों की कला भिन्न भिन्न होगी, यानी कि अलग अलग कण जो होंगे वो अलग अलग कला में होंगे। ठीक है, यानी कि समान कला में बच्चों नहीं होंगे। ठीक चलिए, अगर यहां तक क्लियर है बच्चों आपकी चीजें, तो आगे देख लेते हैं परगामी तरंग के विभिन्न समीकरण। अब इसका जो समीकरण निकल के आएगा बच्चों, किस तरह का समीकरण निकल कर आता है कि किसी तरंग का समीकरण स्थापित करने से हमारा तात्पर्य ऐसा एक व्यंजक ज्ञात करने से है जिसकी सहायता से हम किसी भी क्षण किसी भी कण का साम्य अवस्था से बच्चों विस्थापन ज्ञात कर सके, है ना। तरंग गति एक आवर्ती गति होती है जिसमें प्रत्येक कण निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक कला में बच्चों लौट आता है और पुनः अपनी पूर्व गति को बच्चों दोहराने लगता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि तरंग धैर्य यानी कि परस्पर लेमड़ा दूरी पर स्थित दो कण सदैव समान कला में बच्चों कंपन करते हैं। ठीक है, अर्थात सदैव साथ गति करते हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि तरंग का समीकरण बच्चों आवर्तकाल t और तरंग धैर्य है ना, लेमड़ा का बच्चों आवर्ती एक फलन है। तरंग धैर्य और आवर्तकाल यानी कि समय और तरंग धैर्य के बीच में एक व्यंजक स्थापित करना होगा हमको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कण का जो गतीय समीकरण है आपके पास में बच्चों ये वाला है। कौन सा वाला समीकरण बच्चों यहाँ पर आपके पास में है? ये वाला, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ए यहाँ पे बच्चों आयाम है आपका, ओमेगा कोणीय वेग है, और फाइव जो आपका कलांतर है, कितनी कला वो आगे चल रहा है आपका। ठीक है, इस समीकरण में केवल एक चर टी है। इससे स्पष्ट होता है कि इस समीकरण की सहायता से हम किसी एक कण का बच्चों विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ज्ञात करेंगे यहाँ पे आप, तो आपको बच्चों मिलने वाला यहाँ पर है, ध्यान देंगे कि माना प्रगामी तरंग का बच्चों विस्थापन समीकरण। तो उसके लिए बच्चों मान लेंगे कि माना एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में तरंग आपकी गति कर रही है, माध्यम के बहुत से कण एक्स अक्ष पर स्थित है तथा प्रारंभ में सभी अपनी साम्यावस्था में है। ठीक है, जब तरंग का कण किसी कण तक पहुंचती है तो वह अपनी साम्यावस्था के वाई अक्ष के सरल आवर्त गति करती है, यानी कि ऊपर नीचे कंपन करती है। ठीक है, टी बराबर 0 पर अगर देखें तो मूल बिंदु बच्चों आपको ओपन मिलेगा। ठीक है, पहुंचती है मूल बिंदु पर एक कंपन एक अगर देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो आपका कंपन एक है, कंपन करता हुआ प्रारंभ कर देता है। जब तीसरे बात इसका देखें विस्थापन तो आपको मिलेगा बच्चों y बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां तरंग के कण कंपन के आयाम यानी कि स्मॉल ए कोणीय वेग ओमेगा एन कण के आवर्ती है। ठीक है, जहां तरंग के कण के कंपन का आयाम बच्चों स्मॉल ए और कोणीय वेग v मतलब ओमेगा आपका आ गया यहाँ पर ये वाला। जैसे जैसे कण बच्चों एक आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे माध्यम के अन्य कण भी बच्चों कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि ऊपर नीचे नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 इस तरीके से बच्चों आगे कण कंपन करने आपके लगते हैं। ठीक है, माना तरंग की चाल स्मॉल v है, तो माध्यम को कोई भी कण बच्चों मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है, तब मूल बिंदु से इस कण तक पहुंचने में आपको x बाई v समय लगेगा। चूंकि x दूरी है, v चाल, तो समय बराबर का जाएगा दूरी बटे चाल, तो x अपॉन v चाल मतलब समय लगेगा। मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण के लिए मूल बिंदु पर देखें तो बच्चों x अपॉन v सेकंड का समय बाद विस्थापन होगा। तो जैसे हम t देखते हैं तो उस समय t के स्थान बच्चों यहाँ पर x अपॉन v लिखा जाएगा, यानी कि इसको पहले कर देंगे तो t माइनस आपका x अपॉन v आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जहाँ पर t लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिख देंगे यहाँ पे t बराबर, आप t की जगह आप लिख देंगे t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर रखते हैं वैल्यू को तो आपको बच्चों मिलेगा y बराबर a साइन ओमेगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा t माइनस का x अपॉन वी। ठीक है, और ओमेगा बराबर जानते हैं कि यहाँ पे 2 पाई n होता है, और v को जैसे बाहर निकालेंगे यहाँ से आपका बच्चों बन जाएगा vt, और vt बराबर का जैसे हम यहाँ देखते हैं तो vt बराबर का बच्चों n होता है, तो n अपॉन v बराबर का आ जाएगा 1 अपॉन n। तो यहाँ से आपका समीकरण आ जाएगा y बराबर a साइन 2 पाई इंटू एन टी माइनस के एन एक्स अपॉन में v। ठीक है, n अपॉन वी बराबर जो आपको होता है 1 अपॉन लेमड़ा, और n बराबर होता है 1 अपॉन टी। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों यहाँ से आपकी y बराबर a साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लेमड़ा। ठीक है, और यहाँ से जब इसकी टी की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे तो 2 पाई को अंदर ले आएंगे तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा, जो आपका बन जाएगा बच्चों यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ ओमेगा बराबर आपको होगा 2 पाई अपॉन टी यानी कोणीय वेग, और k आपका होगा 2 पाई अपॉन लेमड़ा, यानी कि k जो है कोणीय तरंग संख्या है या तरंग का संचरण स्थिरांक यानी कि बच्चों एक नियतांक है। ठीक है, तो जब जैसे इसको देख लेते हैं बच्चों तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 3 4 5 को अगर हम एक्स अक्ष के बच्चों धन दिशा में चलने वाली सरल आवर्त परगामी तरंग के समीकरण है, तो इनमें से किसी भी समीकरण का आवश्यकता अनुसार बच्चों प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी आवश्यकता अनुसार समीकरण आपकी रहेंगी, इन समीकरणों को आपको देखना होगा। क्वेश्चंस करने में बच्चों आपकी मदद करने वाली ये वाली समीकरण है ना। ठीक है, ये फाई कलांतर आपकी अग्रगामी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर के लिए आपको थ्योरेटिकल पोर्शन फिलहाल अभी आपका ज़्यादा है, इसको अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इसके नए वीडियो नए लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।